हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की हिस्ट्री चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे। अपने स्कूल और घर में चारों ओर देखिए, उन सभी वस्तुओं को पहचानिए जो जंगल की है। इस बुक का कागज, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वो रंग जिनसे आपके कपड़े बनाए जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलोफोन रैपर और भी कई, जैसे कि गम, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टैनिन, या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बाँस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी और ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही आती हैं। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। ये विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकीकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% ऑफ वर्ल्ड औद्योगिक इस्तेमाल खेती बाड़ी, बारहगाहों और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का एक साल का फॉरेस्ट है। घना होने के कारण जंगल की सतह एक सूरज की रोशनी यहाँ कम ही पहुँच पाती है। इस चित्र में आप पेड़ पौधों के कई आकार और प्रजातियाँ देख सकते हैं। वाई डिफॉरेस्टेशन, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो ये प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिए। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई है, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते हैं। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये हिंद द विलेज वर फुल, जब घाटियाँ भरी पड़ी थीं तब का है। ये जॉन डॉसन की पेंटिंग है। लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे, अर्थतंत्र यानी वैविध्यपूर्ण था। वो मक्का उगाते थे, बेसन का शिकार करते थे, जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बेसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के बाद बिश्नों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई। इसकी कई वजहें थीं। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास और उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह ये थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उसके राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह था कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य ज़मीन के क्षेत्रफल 6.7 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ी हुई थी। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। ये स्लीपर्स ऑन द ट्रैक
सिंह भूमि के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण। छोटा नागपुर का ये फिगर है मई 1897 का। स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरी को उनकी जगह पर रोक रखते थे उसको कहते हैं। रेल की पटरी के लिए स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरी बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बहुत के बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के अंदर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें जरूरी थीं। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थीं। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में हर साल 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। आप देख सकते हैं फिगर में किस तरह से पेड़ काट कर कि कैसे उसको ले जाया जाता था। कई फिगर्स हैं यहाँ पर, आप इससे समझ सकते हैं। फिर सोर्स भी दिया गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर ये फिगर दिखा रहा है कि ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर की ओर लौट रही हैं कई वुमेन। फिर ट्रक पे कैसे ले जाया जा रहा है पूरी सामान को। प्लांटेशंस। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, वो प्लेजर ब्रांड टी का है। द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की ज़रूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने डाइट्रिच बेंड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। उसके लिए कानूनी मंजूरी की भी जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने
किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, वन एस्ले ऑफ अ मैनेज्ड पॉपुलर फॉरेस्ट का है। इस तरह ब्रैंडस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिकीय विशेषज्ञ सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी वजह सीधी है कि एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, अलग अलग किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र के नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने ये भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर फिर से पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही साल में वो फिर से कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहला 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वो घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। हाउ वर द लीव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड? एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारों और पत्तों की पूर्ति के लिए वन में कई प्रजातियों का मेल चाहता था, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ियाँ मुहैया करा सकें। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हो। इसीलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गईं। वन्य इलाकों में लोग कंद मूल, फल, पत्ते ये सब वन उत्पादों को कई ज़रूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद कई पोषक खाद्य हैं। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर ना आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसी खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकते हैं और इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे और कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दाने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमुर यानी सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। ये सारे कितने आवश्यक काम होता है इससे। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना, रोज़मर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वो वन रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी इकट्ठा करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगीं। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए एक सामान्य बात थी। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है।
एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई भागों में ये खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में लांदिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी और श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खंदाद और कुमरी ऐसे कई स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मॉनसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2 या 1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के कई भागों में मक्का और फलियाँ। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ 1 सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते थे। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। कुछ इस प्रकार से आप पिक्चर देख सकते हैं। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना मुश्किल था, इसीलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला लिया। इसके बाद कई समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलने पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। हु कुड हंट। जंगल संबंधी नए कानून ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आस पास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। ये पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। कई मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजे लेते हुए दिखाया गया है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और कई समाज के प्रतीक चिन्ह थे। आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग हंट करते थे। ये लॉर्ड रेडिंग का है, नेपाल का पिक्चर है। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और कई समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वो हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर ये कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मार दिया था। शुरुआत में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के लिए नए अवसर का लाभ भी हुआ। तो कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। जैसे कि 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुंदुरुकू समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
फिर वो व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा घुमंतु समुदाय के बीच से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सिंग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गम और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इज़्ज़ेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गईं। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने ये सब बंदिश लगाई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा, येरुकुला जैसे कई चरवाहे घुमंतु समुदाय अपनी जीविका के साथ हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब ये नहीं था कि जीवन स्थिति में सुधार हुआ है। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव और छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द और औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय में अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की गई। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथा में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। द पीपल ऑफ बस्तर। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ एक क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण में गोदावरी का मैदान, इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मूरिया, गोंड, धुरवा, भत्रा, हल्बा जैसे कई आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग ज़बानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी ज़मीन धरती माँ से मिली है और बदले में वो सभी खेतीहर त्योहारों पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वो नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसीलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर सभी प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। अगर एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वो एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर साल एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां पर एक परगने गांवों का समूह के गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। द फियर्स ऑफ द पीपल। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती को रोकने और शिकार और वन उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांव का आरक्षित वनों से इस शर्त पर रहने दिया गया कि वो वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम फ्री में करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। बाद में इन्हीं गांव को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले ज़मीन के बढ़े हुए लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में।
वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहां जमकर उन मुद्दे पर चर्चा करना शुरू कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। ये गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारी के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा और जलाया गया और अनाज का पुनः वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगलों के अदलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत चाही, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेरकर उन पर गोली चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते। सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने यानी कि फरवरी से मई लग गया। फिर भी वो गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों को सबसे बड़ी जीत ये रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्रों को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों की औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4,600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसी वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में ये क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थीं। इंडोनेशिया में जावा ही वो क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों की तरह वो भी जहाज़ बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे और सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 3.4 मिलियन थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले कई समुदाय रहते थे। द वुड कटर्स ऑफ जावा। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की रियासत बटी, माताराम रियासत बटी, तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने अब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका विरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री
19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वो भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी या जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वो सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम फ्री में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंड गार्डियस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। सामीन्स चैलेंज सन 1890 के आसपास सौगान के जंगलों में स्थित रानदुब्लातुंग गांव के निवासी सुरंतको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसीलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। वार एंड डिफॉरेस्टेशन। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वो जापानियों के हाथ ना लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वाले ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने और लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकार को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। इसके बाद वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने ये भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसीलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई जैसे नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की है। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं।
इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। ये पिक्चर डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रैमबैंग में लट्ठों का गोदाम का है।